तो आइए बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है रैशनल नंबर्स। ठीक, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो, मतलब कि पूर्णांक होने चाहिए, और q का मान जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जिसको हम किस में लिख सकते हैं? p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब यह है कि जिन्हें हम भिन्नों के रूप में लिख पाएँ, वैसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो यहाँ पे एक बात आई पूर्णांक संख्या होगी। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पहले ये जान लेते हैं जरा। तो पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, जैसे कि हमें पता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक, तो ये सारी संख्याएं कहलाती हैं प्राकृतिक संख्या। इनमें अगर हम 0 को शामिल कर लें और इन्हीं संख्याओं का क्या ले लें? ऋणात्मक ले लें, जैसे कि -1 -2 और -3, तो इन सब का जो समूह है वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे, जिसमें एक 0 भी पूर्णांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि p और q पूर्णांक तो होने चाहिए, लेकिन जो q का मान है, मतलब जिससे हम भाग कर रहे हैं, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो 0 नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तो इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो होंगे हमारे, जैसे कि 3/4, ठीक, 5/6, -4/8, -5/3, ऐसी सारी संख्या क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, और साथ ही साथ और अगर बात करें तो 22/7, ठीक, क्या? 22/7। इसको आप अभी याद रखना कि 22/7 परिमेय क्यों है। ठीक है, इसको याद रखना आपको। अभी बाद में बताऊंगा इसमें होगा क्या और ये क्यों परिमेय है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 0 की, तो 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है 0 एक परिमेय संख्या? क्योंकि 0 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमसे साफ साफ कहा है कि p और q दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, लेकिन q 0 नहीं होगा, p 0 हो सकता है। इस कंडीशन में p जो है वो 0 है, लेकिन q 0 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो 0 है वो कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं q का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए हम 5 को 0 से भाग करें, ठीक है, 5 को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आएगा? सोचिए, इसका आंसर क्या आएगा? तो देखिए, इसका आंसर जो होगा, आंसर इसका नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि अगर जो भी संख्या ऊपर लिखी है उसको हमें नीचे वाली संख्या में भाग करना होता है, कि मतलब उसके टुकड़े करने होते हैं उतने, या उतनी चीज़ों में बांटना होता है, उतने हिस्से करने होते हैं उसके। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास 5 रुपये हैं, कितने रुपये हैं? 5 रुपये हैं, और मैं आपसे कहूँ कि उसे जाके 0 लोगों में बांट दो। ठीक, कितने रुपये हैं? 5 रुपये हैं, और मैंने कहा कि 0 लोगों में बांट दो, तो आप बांट पाओगे? सोचो, अगर 5 रुपये हैं उसको 0 लोगों में बांटना है, जब लोग ही नहीं हैं, जब लोग नहीं हैं तो आप बांटोगे किसे? ठीक, तो मतलब यह है कि अगर हमें 5 रुपये दिए हैं और उससे 0 लोगों में बांटना तो उसे हम नहीं बांट सकते। मतलब कि क्या है, इसका आंसर जो आएगा वो नहीं निकलेगा। क्या नहीं आएगा? इसका आंसर अपरिभाषित आएगा। अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब होता है जो जिसकी कोई डेफिनेशन ना हो, नॉट डिफाइन। ठीक है, जिसकी कोई डेफिनेशन ना हो। तो ऐसी चीज़ों की कोई डेफिनेशन नहीं है। हमारे पास कुछ रुपए हैं लेकिन हमारे पास लोग नहीं है बांटने के लिए, तो हम किसको देंगे? तो ये कोई भी परिभाषा वाली बात नहीं है। ठीक, ये ऐसी फिजूल की बात हो गई कि 5 रुपये हैं, उसे 0 में बांटना है। कैसे बांटेंगे? हम बांट ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? अपरिभाषित आता है, मतलब कि नॉट डिफाइन आता है। ठीक है, तो q का मान यहाँ से 0 नहीं आना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए, q हमारा नेगेटिव तो हो ही सकता है। q क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि q का मान -1 हो जाए, -2 हो जाए, क्योंकि माइनस की सारी संख्याएं क्या हैं? सबकी सब पूर्णांक है। ठीक, तो q पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आप परिमेय संख्याओं को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब यह है कि उन्हें भिन्नों के रूप में ना लिखा जाए। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि अगर उन्हें भिन्नों के रूप में ना लिख पाएँ तो वैसी सारी संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, और इसमें भी वही कंडीशन है कि p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो हो जाएगा √2, √3, √5, √7 और पाई। यहाँ पे आपको किसका याद रखना है? पाई को याद रखना है। ठीक है, पाई हो गया। उसके बाद 0.01, 001, 0001 डैश डैश डैश। तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, देखो मैंने पहले बताया
कि 22/7, जो 22/7 होता है वो कैसा होता है, परिमेय होता है। ठीक है, इसको मैंने क्या बताया था अभी कि ये परिमेय होती है, और यहाँ मैंने पाई को बताया क्या कि ये अपरिमेय होती है। तो इन दोनों को हम डिटेल में समझेंगे बाद में, तो थोड़ा सा इन दोनों को आप याद रखना कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। अब बात करते हैं √2 अपरिमेय क्यों है। तो √2 को देखिए, अगर √2 को अगर हम इसका मान ज्ञात करें, अगर √2 का हम अगर मान ज्ञात करें तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.414, और इसके बाद भी इसका मान आते ही रहता है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो आते ही रहेगी। ठीक, तो ये ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सबकी सब अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब क्यों कहलाएंगी, क्योंकि इसका जो मान आएगा दशमलव के बाद जो इसका प्रसार होगा, वो अगर प्रसार हम करें, अगर उसका एक्सपेंशन करें तो क्या आते जाएगा, जैसे कि पॉइंट के बाद इसका आंसर आते ही जाएगा, मतलब इसका मान आते ही जाएगा, और आर मतलब कि जो शेषफल है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, अगर शेषफल 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो साथ ही साथ यहाँ क्या होना चाहिए कि अगर रिपीट हो जाए, अगर मान लो अगर ये रिपीट हो जाता, जैसे कि अगर हम 1/3 की बात करें तो 1/3 क्या होता है, इसका आंसर आता है 0.3333। तो यहाँ क्या हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, और ये रिपीट होते ही जाएगा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, 3 के ऊपर बार का मतलब हो गया कि 3 जो है बार बार रिपीट होगा। ठीक, जब ये रिपीट हो रहा है तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, ये कहलाएगी परिमेय। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रही है, जैसे कि इस कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में, आप आसानी से देख सकते हो। इसमें क्या है, 0 पॉइंट के बाद 01, फिर 001, फिर 0001, फिर अगली बार क्या होगा, 4 बार 0 आएंगे, और शायद हो सकता है कि फिर 1 आ जाए या फिर और कुछ है। ठीक, लेकिन इसका मान जो है रिपीट नहीं हो रहा है और इसका मान आते ही जा रहा है। इसमें भी इसका मान आते ही जा रहे थे, इसकी वैल्यू सॉल्व हो रही थी अभी और भी, लेकिन साथ में क्या होता है, ये रिपीट हो जा रहा था। तो रिपीट हो रहा था तो इसको हम कह देंगे परिमेय, और अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी है कि अगर हमें अपरिमेय संख्याओं को सीखना है या और अच्छे से समझना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, दशमलव, क्या पता होना चाहिए, दशमलव प्रसार। ठीक है, तो हमें अगर दशमलव प्रसार के बारे में अच्छे से पता है तो हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं दशमलव प्रसार होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो बात करते हैं दशमलव प्रसार की। क्या होता है दशमलव प्रसार, अगर किसी भी संख्या का दशमलव के बाद प्रसार किया जाए, मतलब उसे कितना प्रसारित किया जा सकता है, वो क्या कहलाएगा, उसका दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है, तो दशमलव प्रसार 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा शांत, ठीक है, और दूसरा होता है अशांत। ठीक, शांत को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अशांत क्या होता है और शांत क्या होता है, पहले बात कर लेते हैं शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो शांत की अगर बात की जाए, अगर मान लीजिए आप किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग कर रहे हैं, मतलब एक नंबर को आप किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें या उसी नंबर से डिवाइड करें, तो अगर उसमें जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो उसका जो शेषफल है यानी रिमाइंडर कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत कहलाएगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में जो उसका दशमलव प्रसार है वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 है तो क्या कहलाएगा, वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि ये 0 कैसे आएगा। जैसे कि अगर हम भाग करें 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, या फिर 8 को 2 से डिवाइड करूं, एक जैसे कि अगर हम इनके एग्जाम्पलों की बात करें तो 5/2, 8/2 या फिर 7/4, ऐसे सारे जितने भी होंगे उन सबके दशमलव प्रसार कैसे होंगे, अशांत होंगे। कैसे होंगे, तो देखो जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, क्या आएगा इसका रिमाइंडर 0। ठीक है, ऐसे अगर हम 2 से डिवाइड करें 8 को तो 2 4 जा 8, यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब बात करते हैं 7/4 की। अगर हम 7 को 4 से डिवाइड करें, 7 को 4 से डिवाइड करें तो 4 एकम 4, यहाँ से कितना बचेगा, 4 एकम 4, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा, फिर यहाँ क्या लगाएंगे पॉइंट, उसके बाद यहाँ बढ़ा लेंगे हम एक 0। ठीक है, फिर 4 7 28, तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ से बच जाएगा 2, 30 में से 28 गया 2 बचेगा,
पॉइंट लगा हुआ है, एक और 0 बढ़ा लेंगे तो 4 पंजे 20, तो यहाँ भी 20 आ गया। तो यहाँ पे भी क्या आया, शेषफल 0 आया। तो ऐसी सारी संख्याएं क्या होंगी, उनके दशमलव प्रसार कैसे होंगे, शांत होंगे। ठीक है, अगर दशमलव प्रसार शांत आ रहा है, कैसा आ रहा है, शांत आ रहा है, तो सारी की सारी क्या संख्याएं कैसे होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, ऐसी सारी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, मतलब कि अशांत की। तो अशांत होने की 2 कंडीशन होती है। ठीक, कितनी कंडीशन होती हैं, 2 कंडीशन होती हैं। पहली होती है अनवसानी आवर्ती। ठीक है, मतलब यह है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और इसे कहा जाता है अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो अनवसानी अनावर्ती का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो इसको समझिए ये होता क्या है। जैसे कि यहाँ लिखा है आवर्ती और यहाँ क्या लिखा है, अनावर्ती। ठीक, आवर्ती को अगर हम थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो आवर्त जैसी चीज़ आ रही है ना इसमें, मतलब कि पीरियड, किसी टाइम पीरियड की बात हो रही है या फिर एक निश्चित समय अंतराल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या बात हो रही है, आवर्त की। ठीक, तो अगर मान लीजिए हमने किसी का दशमलव प्रसार किया, जैसे कि 1/3 की अगर बात की जाए, अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.3333 आते ही जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है, अशांत आ रहा है ना, मतलब इसमें रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी इसका शेषफल 0 नहीं होगा। अब शेषफल 0 नहीं होगा, लेकिन इसका मान जो है क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। अगर रिपीट होता जा रहा है तो वो कैसा होगा, आवर्ती होगा, अनवसानी आवर्ती, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि अशांत होगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, उसमें आवर्तिता का गुण होगा, मतलब कि एक टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। और ऐसे ही अगर बात की जाए 2/6 की या फिर 20/6 की बात करते हैं, तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 3.3333, इसका भी 33 ऐसे आते रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार। ठीक, तो इन दोनों ही नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 20/6 और यहाँ पे कितना है 1/3। तो ये दोनों ही नंबर किस रूप में लिखे हुए हैं, P/Q के रूप में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, सब की सब ये भी संख्याएं होंगी परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये भी कैसे होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। अगर मान लीजिए दशमलव प्रसार शांत आ रहा है तब भी परिमेय होगी, और शांत नहीं आ रहा है, मतलब शांत नहीं आ रहा है लेकिन उसका मान कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे, हम परिमेय संख्या ही बोलेंगे। ठीक, क्योंकि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि अनवसानी अनावर्ती क्या होती है। अनावर्ती का मतलब हो गया उसमें आवर्तिता का गुण नहीं होगा, मतलब कि अगर हम कोई भी मान लो कोई भी एक सॉल्व करें, कुछ भी अगर मान लीजिए सॉल्व करते हैं और उसका आंसर कुछ इस टाइप का आ जाता है, 0.01000001, ठीक, इस टाइप का आ रहा है। या फिर अगर हम पाई की बात करें तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 3.14159, उसके बाद डैश डैश डैश, मतलब पाई का मान भी इसके बाद रिपीट नहीं होता है, इसका मान भी आगे आते रहता है, आते ही रहेगा, ये कहीं समाप्त नहीं हुई आज तक। ठीक, ऐसे ही ये इसका भी कोई पता नहीं कि ये कहाँ जाके रुके, या फिर ये इसका दशमलव प्रसार, मतलब कि इसमें भी R 0 नहीं होगा और इसमें भी R का मान एक तरह से 0 नहीं होगा। तो इन दोनों ही संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो वैसी संख्या क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं पाई की और 22/7 की। ठीक, कि एक परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है। ऐसा क्यों, कि अगर हम पाई की अगर बात करें तो हम जनरली क्या करते हैं कि पाई का मान हम कितना यूज करते हैं, 22/7 यूज करते हैं। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 होता भी है या कि नहीं होता है, तो इस चीज़ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आइए अब बात करते हैं पाई क्या है। ठीक है, पाई होता क्या है, तो पाई क्या है, एक गणितीय नेतांक है, मतलब कि पाई जो है वो क्या है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। ठीक है, पाई क्या है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। ठीक, ये कांस्टेंट आया कहाँ से, तो सबसे पहले क्या किया गया
कि हमारे पास मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल की क्या निकाली गई, परिधि निकाली गई, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ व्यास होगा, मतलब कि डायमीटर होगा, ठीक। उस डायमीटर से इसको भाग किया गया, मतलब कि व्यास से इसको भाग किया गया, और जो इसका रेशियो सॉल्व हो के आया, ये जो कांस्टेंट ये आया वो क्या आया हमारा, पाई आया, ठीक है। उसी को क्या कहा गया, पाई कहा गया, ठीक। मतलब ये है कि हम क्या करें, पेरीमीटर को किससे डिवाइड कर दें, डायमीटर से डिवाइड कर दें। तो जो कांस्टेंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे। मतलब कि परिधि और व्यास का अनुपात क्या कहलाता है, पाई कहलाता है। पेरीमीटर और डायमीटर का रेशियो क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। तो इसको अगर आपको समझना है कि पाई का मान हम कैसे निकाल लें, तो देखो आपके घर में कटोरी तो होगी ही, उस कटोरी की क्या करो, उसकी परिधि नाप लो, ठीक है। उसकी परिधि नापने के बाद उसका डायमीटर भी नाप लो, ठीक। अब परिधि और डायमीटर को डिवाइड कर दो आपस में, मतलब कि परिधि को डायमीटर से भाग कर दो। अब जब भाग करोगे तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप ऐसा करके देखना और मुझे कमेंट में बताना कि आपने पाई की वैल्यू क्या निकाली, ठीक है। और आपने पॉइंट के बाद इसको कितने डिजिट तक सॉल्व किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 22/7 का जो मान होता है वो कितना होता है। तो अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है, वो आता है हमारा 3.14285457, ठीक है। 54 नहीं 57। और इसके बाद इसका मान जो होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है, ठीक है। ये 7 है, ठीक। तो इसके बाद जो इसकी वैल्यू होगी वो फिर से यही आएगी, मतलब यहाँ से फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2, फिर 5, फिर ऐसे करके इसकी वैल्यू आते रहेगी, ठीक। तो ये क्या है, एक तरह से इसका जो दशमलव प्रसार है वो किस टाइप का आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ठीक है। मतलब कि इसके दशमलव प्रसार में क्या है, आवर्तिता का गुण आ रहा है। इसका मतलब ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। तो ये संख्या कैसे होगी, परिमेय संख्या हो गई। अगर आपने पाई की वैल्यू जो आपने अभी निकाली होगी या निकालोगे, तो अगर उसको हम सॉल्व करें तो उसका जो आंसर आता है वो आता है 3.14159265, और इसके बाद भी इसकी जो वैल्यू है वो आते ही रहती है, ठीक। आप सॉल्व करना उस वाली कंडीशन को जो मैंने बताया कटोरी वाला एग्जाम्पल, उसको आप करके देखना, ठीक है। और उसकी वैल्यू बताना क्या इतनी आ रही थी, आपने यहाँ तक सॉल्व किया, आपकी वैल्यू कुछ और ही आ रही थी, या फिर आपका जो आंसर आया उसमें कहीं ना कहीं रिपीटेशन आ रही थी, ठीक है। तो ये आपको बतानी है, ठीक। तो यहाँ से देखो ये जो 22/7 का मान है वो वैल्यू इतनी आई, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितनी आ रही थी, ये आ रही थी। ये लगभग सेम है, ठीक। जैसे कि 3.14 यहाँ से इसका मान चेंज होने लगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा ये चेंज है। तो हम मैथमेटिकल थोड़ी सी मतलब अपने मैथ को ईजी करने के लिए, कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए जो पाई की वैल्यू लगभग क्या ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पाई की वैल्यू जो कितनी ली जाती है, 22/7 ली जाती है। लेकिन एग्जैक्टली जो पाई की वैल्यू है 22/7 के इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू जो है वो लगभग किसके बराबर होती है, 22/7 के बराबर होती है। ये जो साइन है किसका साइन है, लगभग का साइन है। किसका साइन है ये, लगभग का, ठीक है। तो पाई की वैल्यू जो है 22/7 के इक्वल नहीं होती है, वो किसके इक्वल होती है, लगभग 22/7 के इक्वल होती है, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और देखो, ये जो है इसका जो मान आया वो कैसा आया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आ रहा है, इस वजह से जो ये है वो कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। तो आप खुद सोचिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में इक्वल हो सकती है, ऐसा कभी नहीं होगा ना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो परिमेय संख्या को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकती है। ऐसे देखो यहाँ पे ये अपरिमेय थी, ये एक परिमेय थी, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उनका मान जो है लगभग बराबर है, उनकी जो वैल्यू सॉल्व हो के आ रही है वो लगभग सेम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटिव आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है। और आपको पाई की एग्जैक्ट वैल्यू भी पता चल चुकी होगी, और पाई क्या है आपको ये भी पता चल गया होगा। और पाई आता कैसे, हम निकालेंगे कैसे, जब ये किसी चीज़ का रेशियो नहीं है तो इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं वो भी आपको यहाँ से पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।